गर्मी में देवरानी जेठानी का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। गांव में एक पुराना कच्चा मिट्टी का घर है जहां आंगन के बाहर नीम और आम के घने पेड़ लगे हैं और वहीं किनारे एक नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है जो आधा हरा और आधा सूखा है। पास ही गौशाला है जहां दो गायें, एक बैल, एक नन्हा बछड़ा बंधा हुआ है। रसोई घर के कोने में है जिसकी 3 खिड़कियां बाहर की ओर खुलती हैं और दरवाजा घर के अंदर की तरफ। दोपहर का वक्त है और रसोई में मीना मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी है। तभी मीना वहां आते हुए, उफ, ये पसीना तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मीना चूल्हे में लकड़ियां झोंकते हुए अचानक यादों के भंवर में खो जाती है। उसे याद आता है कुछ महीने पहले कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मीना खिड़की से आती ताजी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी। भगवान, अब बस भी करो, अब और ठंड बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी से गर्मी भेज दो ना। अरे देवरानी जी, इतना भी उतावला मत हो, सब्र करो, कुछ ही महीनों में गर्मी भी आ जाएगी। अचानक एक गर्म हवा का तेज झोंका रसोई की खिड़की से अंदर आता है और मीना के कान के पास से गुजरता है। मीना झटके से वर्तमान में वापस आती है। सामने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी है और सब्जी पक रही है। पास ही सुनीता आटा गूंथते हुए कहती है, बाप रे, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे किसी ने कान पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। क्या हुआ देवरानी जी, इतना चौंक क्यों गई? जेठानी जी, आप हंस क्यों रही है? क्या आपको ये गर्म हवा महसूस नहीं हुई? महसूस तो हुई, पर मुझे बस भगवान से मांगी आपकी वो पुरानी दुआ याद आ गई। कौन सी दुआ? मैंने तो ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी थी। भूल गई आप? सर्दियों में जब आप चूल्हे पर हाथ सेकती थी तब आप ही तो कह रही थी कि जल्दी से गर्मी भेज दो। हाँ, भगवान ने मेरी दुआ सुन तो ली, पर 3 महीने की देरी से सुनी। अब ये गर्मी जान ले रही है। चलो चलो, अब बातें कम करो और जल्दी से सब्जी तैयार करो, सब्जी में छौंक लगाओ। मीना सब्जी में मसाला डालती है। रसोई की खिड़कियों से अब तेज धूप और गर्म लपटें अंदर आने लगी हैं। मीना अपना पसीना पोंछते हुए खिड़की की तरफ देखकर कहती है, जेठानी जी, ठंड में ये खिड़कियाँ कितनी अच्छी लगती थी, गुनगुनी धूप आती थी, पर अब तो ये आग उगल रही है। बात तो तुम सही कह रही हो, इन खिड़कियों का कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ भुन जाएंगे। क्या जुगाड़ करेंगे? हमारे पास तो कूलर भी नहीं है। सोचेंगे कुछ, पर अभी आवाजें आ रही है, लगता है सब खेत से वापस आ गए हैं। आंगन से पैरों की आहट सुनाई देती है। कमला, रामप्रसाद, अजय और विजय खेत का काम निपटाकर घर लौट आए हैं। वो सभी हाथ पांव धोकर बरामदे में बैठ जाते हैं। सुनीता मीना से कहती है, देवरानी जी, जुगाड़ बाद में सोचेंगे, पहले चल के सबको खाना खिलाते हैं, बेचारे धूप में तप कर आए हैं। दोनों रसोई से खाना लेकर आंगन में आती हैं। थालियों में गर्मा गर्म आलू की रसेदार सब्जी और मोटी मोटी रोटियां रखी हैं। सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अरे बहू, ये क्या बना दिया? इतनी गर्मी में इतना तेल और भारी खाना? हाँ बहू, कुछ ऐसा खाना बनाओ जिसे खाकर पेट भले ही भर जाए पर मन भारी ना हो। माँ सही कह रही हैं। ये ज्यादा तेल वाला खाना खाकर तो मन भर जाता है पर पेट नहीं भरता, खाने की इच्छा ही मर जाती है। सब्जी भी गर्म है और रोटियां भी गर्म, ऊपर से ये लू चल रही है। ठीक है अजय भैया। विजय, मैं कल से कुछ जुगाड़ करती हूँ, गर्मी में ठंडी का जुगाड़। ऐसा कहकर मीना सबको खाना परोस रही होती है कि तभी गौशाला से गाय के रम्हाने की आवाज आती है। तब कमला कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तो बेचारी गाय को पानी ही नहीं दिया। मीना, जा तू जरा उसे पानी पिला दे। जी माँ जी, मैं भी जाती हूँ। मीना नंगे पांव बाहर की तरफ भागती है। जैसे ही उसका पैर कच्ची जमीन पर पड़ता है वो उछल पड़ती है। उफ, मैं तो चप्पल लाना ही भूल गई, ये जमीन तो आग उगल रही है। मीना जैसे तैसे कुएं के पास पहुंचती है और बाल्टी भरकर गाय के पास ले जाती है। गाय और बछड़ा प्यास से व्याकुल है। वो गाय को पानी पिलाती है। गाय को पानी पिलाने के बाद बाल्टी में थोड़ा सा पानी बच जाता है। मीना वो पानी अपने तपते हुए पैरों पर डाल लेती है और अपने आप से कहती है, वाह, कितनी राहत मिली। उसे महसूस होता है कि जहां पानी है वहां कितना ठंडा है और जहां सूखा है वहां सिर्फ जलन। तभी अचानक मीना की नजर गौशाला की टीन वाली छत पर पड़ती है जहां एक पुरानी बोरी टंगी है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो आंगन में चारों तरफ देखती है। उसे कुछ पुराने प्याज के कट्टे और अनाज की खाली बोरियां नजर आती हैं। ये देखकर मीना अपने आप से कहती है, मिल गया जुगाड़, अब आएगी असली ठंडी हवा। वापस आकर मीना सबको खाना खिलाती है। उसके बाद खुद भी खाना खाती है। फिर जूठे बर्तन इकट्ठा करके बर्तन धोने कुएं के पास जाती है। वो बर्तन मांजते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। तभी सुनीता वहां आती है और कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? कोई लतीफा याद आ गया क्या? लतीफा नहीं जेठानी जी, जुगाड़ याद आ गया है। कैसा जुगाड़? फिर से कोई शरारत तो नहीं है? मेरे साथ आइए और साथ में एक बाल्टी पानी भर लीजिए। सुनीता बाल्टी भरती है और मीना आंगन से वो पुरानी बोरियां उठा लेती है।
दोनों रसोई की खिड़कियों के पास पहुंचती हैं। मीना उन बोरियों को पानी में भिगोती है और खिड़कियों के फ्रेम पर कील ठोककर लटका देती है। ये देखकर सुनीता आश्चर्यचकित होते हुए कहती है, देवरानी जी, तुम ये क्या कर रही हो? खिड़कियाँ क्यों बंद कर रही हो बोरियों से? मैं गर्मी में अपने ससुराल को ठंडा रखने का जुगाड़ कर रही हूँ जेठानी जी। वो कैसे? इन बोरियों से क्या होगा? देखिए, बाहर से जो गर्म हवा आएगी वो इस गीली बोरियों से टकराकर ठंडी हो जाएगी, जैसे कूलर की घास काम करती है। वाह देवरानी जी, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। अब देखते हैं ये सफल होता है या नहीं। ऐसे ही शाम का वक्त होता है। रसोई में खाना बनाने का समय है। रसोई इस समय गर्म भट्टी की तरह तपती थी, लेकिन आज जैसे ही दोनों अंदर कदम रखती हैं, उन्हें एक सुखद एहसास होता है। तब सुनीता कहती है, अरे वाह, यहाँ तो वाकई ठंडी हवा आ रही है। गर्मी का नामो निशान नहीं है। देखा आपने, मेरा जुगाड़ काम कर गया। अब चूल्हा जलाने में भी इतनी परेशानी नहीं होगी। तभी कमला रसोई में आती है और गीली बोरियां देखकर ठिठक जाती है। ये क्या किया है तुम दोनों ने? रसोई में अंधेरा क्यों कर दिया? माँ जी, ये अंधेरा नहीं ठंडक है। देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी, ये हमारा जुगाड़ है गर्मी से बचने का। अरे ये तो वाकई जादू जैसा है। पर बहू, सिर्फ रसोई क्यों, पूरा घर तो तवे जैसा गर्म है। तुम्हें पूरे घर को ठंडा करने के बारे में सोचना चाहिए। पूरे घर में ये कैसे होगा माँ जी? बोरियां कम पड़ जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कोठरी से पुरानी बोरियां ढूंढ कर लाती हूँ। तुम बस पूरे घर को ठंडा कर दो। ठीक है माँ जी, आप बोरियों का इंतजाम कीजिए, हम जुगाड़ लगा देंगे। कमला जाती है और कोठरी रूम से पुरानी बोरियां और कट्टे निकाल लाती है। मीना और सुनीता मिलकर घर की हर खिड़की और दरवाजे पर गीली बोरियां टांग देती हैं। रात को जब पूरा परिवार सोता है तो घर के अंदर का तापमान कम हो जाने की वजह से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज तो नींद बहुत अच्छी आएगी। सभी लोग सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही हवा फिर से गर्म होने लगती है। मीना और सुनीता रसोई में नाश्ता बना रही हैं। तब सुनीता गर्मी महसूस करते हुए मीना से कहती है, जेठानी जी, देखो ना, फिर से गर्मी लग रही है। आपका जुगाड़ रुक गया क्या? ओहो जेठानी जी, ये बोरियां तो सूख चुकी है, इसलिए गर्म हवा अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये जुगाड़ सिर्फ कुछ ही देर काम करता है। हाँ, जब तक बोरियां गीली है तब तक ठंडी हवा आएगी। अब हमें बार बार पानी डालना होगा। देवरानी जी, बार बार पानी डालना तो बहुत मेहनत का काम है। जेठानी जी, गर्मी से बचना है तो कुछ तो करना ही होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि कूलर खरीद सके। सही कहा आपने, गरीब के पास जुगाड़ ही सहारा होता है। ऐसा कहकर मीना फिर से सारी बोरियों में पानी डाल देती है और दोनों देवरानी जेठानी काम करने में लग जाती हैं। दोपहर का समय है। पूरा परिवार आंगन में बैठकर खाना खा रहा है। सब बहुत खुश हैं। तब राम प्रसाद कहता है, भाई बहुओं, तुम दोनों ने तो वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। घर तो काफी ठंडा है आज। हाँ, बस ये है कि ये जुगाड़ पक्का नहीं है, बार बार पानी डालना पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे बार बार पानी न डालना पड़े और घर हमेशा ठंडा रहे। हम कोशिश करेंगे माँ जी, कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। खाना खाने के बाद राम प्रसाद और कमला वापस खेत चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खेतों में काम ज्यादा था तो मीना और सुनीता भी घर का काम खत्म करने के बाद खेत की तरफ निकलती हैं। धूप बहुत तेज है। वो दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए खेतों में पहुंचती हैं और पेड़ पर चढ़ी लौकी और करेले की बेलों के नीचे छांव में जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, बाप रे, इस चिलचिलाती धूप में तो ये लौकी और करेले की लताएं ही सहारा है। देखो देवरानी जी, ये लौकी और करेले के पौधे कितने हरे भरे हैं। इनकी छांव में कितनी शांति है। हाँ जेठानी जी, अगर ये यहाँ ना होते तो हमारा क्या हाल होता। तभी सुनीता उन पौधों को गौर से देखने लगती है। उसे इस तरह ध्यान से पौधों को देखते हुए देखकर मीना कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ देवरानी जी, पर ये होगा कैसे? क्या हम इन पौधों को घर ले जा सकते हैं? तभी अजय और विजय वहां आते हैं। अजय के हाथ में दराती है और वो पौधों को काटने के लिए बढ़ता है। ये देखकर सुनीता कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए। क्या हुआ? अब इसमें सब्जियां नहीं लगती तो इन्हें काटना ही पड़ेगा ना। इनकी जगह नए पौधे लगाने हैं। नहीं नहीं, इन्हें मत काटिए, ये हमारे काम आएंगे। अरे क्या काम आएंगे ये सूखे पत्ते? अजय भैया, आप रुक जाइए, मैं इनके लिए कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? जब सोच लूंगी और कर दिखाऊंगी तब बताऊंगी। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी खेतों में काम करवाती हैं और फिर शाम को घर लौटते समय दोनों देवरानी जेठानी रास्ते भर चर्चा करती हैं। जेठानी जी, अगर हम इन पौधों को अपनी खिड़कियों पर चढ़ा दे तो? पर वो मिट्टी के बिना कैसे बढ़ेंगे? उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, बस आप मेरा साथ दीजिए। बातें करते हुए घर की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक मीना को नींबू के पेड़ की याद आती है और वो सुनीता से कहती है, अरे जेठानी जी, जल्दी चलिए, मैं उस नींबू के पेड़ को पानी देना भूल गई। क्या देवरानी जी, आप भी ऐसे पौधों को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हो जो फल ही नहीं देता? जेठानी जी, वो फल नहीं देता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे पानी ना दूं, उसे भी तो प्यास लगती होगी।
आपकी सोच आप ही जानो, जाओ पिला दो उसे पानी। बातें करते हुए दोनों घर पहुंचती हैं। तभी मीना नींबू के पेड़ के पास जाती है और कुएं से पानी भरकर नींबू के पेड़ की जड़ों में डालती है। पास ही पड़ोसन विमला और शांति अपने बरामदे में बैठी ये देख रही हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे मीना, तुम अब भी उस ठूठ से उम्मीद कर रही हो कि वो तुम्हें फल देगा। सही कहा विमला, ये पेड़ किसी काम का नहीं है, खाली मेहनत कर रही हो, फल नहीं देगा ये। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि जो फल नहीं देते वो किसी काम के नहीं होते? और नहीं तो क्या, गांव में पेड़ सिर्फ फल और लकड़ी के लिए होते हैं। यह आपकी गलतफहमी है। जो पेड़ फल नहीं देते वो छाया देते हैं। ये पेड़ मुझसे सिर्फ थोड़ी सी जगह और पानी ही तो मांग रहा है। क्या पता आज छाया दे रहा है, कल फल भी दे दे। तभी सुनीता अंदर से पानी का लोटा लेकर आती है और मीना को देते हुए कहती है, छोड़ो देवरानी जी, इनकी बातों में क्या आना, इनसे बहस करना बेकार है। ये लो पानी पियो। मीना सुनीता के हाथों से पानी लेती है और पानी पीते हुए वो सुनीता से कहती है, अरे जेठानी जी, ये पानी है या खौलता हुआ लावा? अब इस गर्मी में तो मटका भी पानी ठंडा नहीं कर पा रहा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे मैं चूल्हे से उबाल कर लाई हूँ, पर क्या करे, यही पीना पड़ेगा। अब दोनों रसोई में जाती हैं और शाम का खाना बनाने की तैयारी है। तभी मीना कहती है, आज खाने में क्या बनाए? रोज रोज वही आलू खाकर सब शिकायत करते हैं। देखो ये छाछ रखी है, मिल गया जवाब। आज हम मठा के आलू बनाएंगे, ये शरीर को ठंडक भी देगा। हाँ, ये सही रहेगा, गर्मी में सबको राहत मिलेगी। दोनों मिलकर छाछ में बघार लगा और आलू उबालकर छाछ में कुछ मसाले के साथ मिला देती हैं और सब्जी तैयार करती हैं। रात को सभी बरामदे में एक साथ बैठते हैं। दोनों बहुएं सभी को खाना परोसती हैं। खाना खाकर राम प्रसाद कहते हैं, अरे बहू, ये क्या है? ये छाछ के आलू है बाबूजी। आप सबको कुछ ठंडा खाना था ना, तो इससे बेहतर क्या होगा। वाह, खाकर मजा आ गया। पेट भी भर गया और मन भी हल्का है। खाना खाने के बाद अजय पानी पीता है और अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अरे तुम दोनों ने ठंडा खाना तो बना दिया, लेकिन ठंडे पानी का इंतजाम कर लेती तो अच्छा रहता। हाँ बहू, कुछ जुगाड़ लगाओ ठंडे पानी का। गर्मी में ये गर्म पानी तो पिलाता ही नहीं है। माँ जी, पिछला जुगाड़ भले ही थोड़ा फेल हो गया हो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठंडा पानी पिलाने का जुगाड़ लगा कर ही रहूंगी। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात का समय है। गर्मी की वजह से मीना कमरे में सो नहीं पा रही है। विजय परेशान दिख रहा है। क्या हुआ विजय, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? यार, वो दवाई डालने वाली बाल्टी फूट गई है। अब कल नई बाल्टी लेने शहर जाना पड़ेगा। कहाँ से फूटी है और वो कहाँ है? पता नहीं, शायद किसी जानवर ने पैर रख दिया होगा। मैं उसे घर ले आया हूँ। कुल्फी वाला आए तो उसे दे दूं। बाल्टी मिल गई, अब तो मेरा दूसरा जुगाड़ पक्का हो जाएगा। अगली सुबह बाहर से कुल्फी वाले की घंटी सुनाई पड़ती है। कमला फूटी बाल्टी लेकर बाहर जा रही होती है। तभी मीना कहती है, रुकिए माँ जी, रुकिए। क्या हुआ बहू, रोक क्यों रही है? माँ जी, कुल्फी बाद में खाइएगा, ये बाल्टी मुझे दे दीजिए, मुझे एक नया जुगाड़ लगाना है। तभी सुनीता वहाँ आ जाती है और कहती है, कैसा जुगाड़ देवरानी जी? घर को और पानी को ठंडा रखने का जुगाड़। आइए मेरे साथ। अब दोनों आंगन में जाती हैं और बाहर की मिट्टी खोदकर बाल्टी में भरती हैं। फिर वो खेत जाकर बेल वाले पौधे लाती हैं और बाल्टी में लगा देती हैं। तब सुनीता कहती है, अब मैं समझ गई देवरानी जी तुम्हारा जुगाड़। तुमने ये पौधे खिड़की के पास रखने के लिए लगाए हैं ताकि ये कुदरती पर्दे का काम करे। हाँ जेठानी जी, ये पौधे भले ही फल न दे, पर ठंडी हवा तो देंगे ही। तभी कमला भी वहाँ आ जाती है और ये सारी बातें सुनकर कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। और पानी का क्या हुआ बहू? माँ जी, मैंने भी सोच लिया है। जो बोरियां हमने खिड़कियों पर लगाई थी, अब उन्हें मटके पर लपेट देंगे और उन्हें गीला करके मटके को घर के बाहर छांव में रखेंगे, जिससे पानी ठंडा होगा। फिर वे ऐसा ही करती हैं। मटके पर बोरी लपेटकर उसे सी देती हैं और फिर उसमें पानी भर देती हैं। फिर सुनीता कहती है, अब पानी भी ठंडा रहेगा और घर भी। हाँ जेठानी जी, हमारा ठंडा ससुराल अब वाकई ठंडा हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीना अचानक बाहर आती है और बाल्टी में लगी हुई बेलों को देखकर खुश होते हुए अपनी जेठानी को आवाज देती है। और जब सुनीता बाहर आती है तो मीना उससे कहती है, जेठानी जी देखिए, ये बेलें कितनी जल्दी खिड़की की जाली को पकड़ने लगी है। हाँ देवरानी जी, अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो हफ्ते भर में हमारी खिड़की पर हरियाली की चादर बिछ जाएगी। हाँ जेठानी जी, माँ और बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेलें अब काफी बड़ी हो गई हैं और रसोई की खिड़की को पूरी तरह ढक चुकी हैं। घर के अंदर अब सीधी धूप नहीं आती, बल्कि पत्तों के बीच छनकर ठंडी हवा आती है। एक दिन सुनीता खाना बनाते हुए कहती है, वाह देवरानी जी, आज तो चूल्हे के पास खड़े होकर भी पसीना नहीं आ रहा। ये पौधों वाली हवा तो बहुत सुकून दे रही है। मैंने कहा था ना जेठानी जी, कुदरत से बड़ा कोई जुगाड़ नहीं होता। अगले दिन दोपहर का वक्त है। खेत से अजय, विजय और रामप्रसाद वापस आते हैं। सबके चेहरे गर्मी से लाल हैं। ओफो,
आज तो भाई खेत में खड़े होना भी बड़ा मुश्किल था। बहू जरा पानी पिलाना। मीना बोरी वाले मटके से लोटे में पानी भरकर लाती है। राम प्रसाद एक घूंट पानी पीते ही कहते हैं, अरे ये पानी इतना ठंडा कैसे? क्या तुम शहर से बर्फ लाई हो? अरे सच में ये तो एकदम बर्फ जैसा लग रहा है। गला तर हो गया और आज घर के अंदर भी गर्मी कम लग रही है। हाँ, वो खिड़की पर जो बेलें लगाई हैं, उनकी वजह से अंदर लू नहीं आ रही। पापा जी, अभी तो शुरुआत है, हम इसे और भी बेहतर बनाएंगे। ठंडा पानी और ठंडा घर देखकर सब बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को सुनीता रसोई में जाती है। फिर वो सुबह का बचा हुआ खाना चेक करती है तो उसका चेहरा उतर जाता है और वो मीना को आवाज देकर बुलाती है। फिर कहती है, देवरानी जी, देखो ये सुबह की दाल खराब हो गई, इसमें से महक आ रही है। क्या? पर हमने तो इसे ठंडी जगह पर रखा था। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अब ठंडी हवा भी खाने को नहीं बचा पा रही। सारा दूध भी फट गया है। ये तो बहुत नुकसान हो गया जेठानी जी। अगर माँ जी देखेंगी तो डांट पड़ेगी। तभी कमला वहां से गुजरते हुए उसकी बातें सुन लेती है। क्या हुआ? क्या फुसफुसा रही हो दोनों? माँ जी, वो गर्मी की वजह से खाना खराब हो गया, दाल और दूध फेंकना पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना, जुगाड़ से कुछ नहीं होता। अब देखो कितना नुकसान हो गया। तभी राम प्रसाद और अजय भी वहां जाते हैं और ये सारी बातें सुनकर कहते हैं, अरे भाई, बाहर रखा मटका भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी ठंडा होने से पहले ही बोरे सूख जाते हैं और पानी ठंडा हो भी नहीं पाता। दोनों बहुओं का ये जुगाड़ भी फेल हो गया। चिंता मत कीजिए पिताजी, दोनों बहुएं उसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगी। हाँ भाई, पढ़ी लिखी बहुएं लाने का यही तो फायदा होता है। मीना और सुनीता एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में फिर से एक नई चुनौती को लेकर चमक आ जाती है। सुनीता कहती है, हाँ पापा जी, पहले मैं इतनी होशियार नहीं थी, पर देवरानी जी के आने के बाद मेरा दिमाग भी तेज चलने लगा है। मेरी कमी को देवरानी जी पूरा कर देती है और जहाँ मुझ में कोई कमी रह जाती है, वहाँ जेठानी जी उसे पूरा कर देती है। उनकी बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह का वक्त है। सुनीता पौधों में पानी डाल रही है और मीना नींबू के उस आधे सूखे पेड़ को सींच रही है। कमला भी आसपास की सफाई कर रही है। तभी गली में एक आवाज गूंजती है, मटके ले लो, छोटे मटके, बड़े मटके, गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल पानी करने वाले मटके, मटके ले लो। भैया रुकिए, जरा इधर आइए। मीना को मटके वाले को बुलाते देख कमला कहती है, अरे बहू, अब और कितने मटके खरीदेगी? पहले ही घर में मटका है। माँ जी, आप बस देखती जाइए, ये छोटे मटके हमारा बड़ा काम करेंगे। छोटे मटकों का क्या करेंगी देवरानी जी? इनमें तो आधा लोटा पानी भी नहीं आएगा। जेठानी जी देखिए, जहाँ पौधों के पास मिट्टी गीली है, वहाँ कितनी ठंडक है। हाँ, ठंडक तो है, पर मटकों का क्या? बस हम इन छोटे मटकों को इसी गीले मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे, इनके अंदर पानी भरेंगे और फिर अपना खाना और दूध की बोतलें इन्हीं के अंदर रखेंगे। जमीन के नीचे कुदरती ठंडक होती है। ये हमारा देसी फ्रिज बनेगा। मीना मटके वाले से 5 छोटे घड़े खरीद लेती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के आंगन के कोने में जहाँ बेलें लगी हैं, वहाँ गड्ढा खोदती हैं और उन मटकों को गड़ाकर उनमें पानी भर देती हैं। और फिर सुनीता कहती है, वाह देवरानी जी, ये आइडिया तो वाकई जबरदस्त है। अब दोपहर का खाना भी इसमें सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहकर सुनीता किचन में जाती है और खाने की चीजें लाकर मटकी में रखने लगती है। तभी पड़ोसन विमला और शांति दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे ओ सुनीता, क्या अपनी देवरानी के साथ मिलकर गड़ा हुआ खजाना ढूंढ रही हो क्या? खजाना नहीं विमला, ये तो जमीन में खाना दबा रही हैं। कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम दोनों? हम पागल नहीं है विमला चाची, हम तो वो कह रहे हैं जो आपकी मशीनें भी नहीं कर सकती। अरे छोड़ो, हमारे घर में तो फ्रिज है, बटन दबाते ही बर्फ जम जाती है। तुम लोग बस मिट्टी में हाथ काले करो। चाची, फ्रिज तो लाइट से चलता है। जिस दिन लाइट जाएगी उस दिन आप हमारे पास ही आओगी। विमला और शांति मजाक उड़ाते हुए चली जाती है। उसके बाद मीना अपनी सास से कहती है, अब बस दोपहर तक इंतजार कीजिए माँ जी, फिर देखिएगा कमाल। बातें करने के बाद वो लोग अंदर चले आते हैं। दोपहर में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो मीना जमीन के अंदर दबे उन मटकों से ठंडा लस्सी, ठंडा पानी और सब्जी निकालती है और आंगन में सभी को खाना परोसती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इस चिलचिलाती गर्मी में भी पानी ठंडा है और घर भी। तुम दोनों देवरानी जेठानी के जुगाड़ ने तो भाई कमाल कर दिया। और ये लस्सी तो लाजवाब है, बिल्कुल फ्रिज जैसी ठंडी। बहुओं, तुम्हारे जुगाड़ ने तो भाई कमाल ही कर दिया है? गर्मी में घर भी ठंडा, पानी भी ठंडा है। मान गई भाई, मेरी बहुएं वाकई बहुत होशियार है। खाना खाने के बाद पूरा परिवार खेत में काम करने चला जाता है। वहां का नजारा देखकर दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। पास के खेत में किसान हरीलाल पराली और सूखी घास जला रहा है। ये देखकर मीना
सुनीता से कहती है। उफ, ये आग और धुआं, पहले इतनी गर्मी है, ऊपर से ये आग। देखो देवरानी जी, वो किसान घास जला रहा है। अब दोनों किसान के पास जाती हैं और कहती हैं, भैया ये क्या कर रहे हो? इतनी गर्मी में आग क्यों लगा रहे हो? अरे बहन, खेत साफ करना है ना, घास नहीं जलाएंगे तो अगली फसल कैसे बोएंगे। पर भैया, इस घास में कितने बेजुबान जानवर छुपे हो सकते हैं, और ये धुआं वातावरण को कितना खराब कर रहा है। तो हम क्या करें, जानवरों के लिए अपना नुकसान थोड़े न करेंगे। दोनों निराश होकर घर वापस आ जाती हैं। वो जैसे ही गौशाला पहुंचती हैं, वहां का दृश्य देखकर मीना का दिल बहुत दुखता है और वो सुनीता से कहती है, जेठानी जी देखिए, हमारी गाय और बछड़ा कैसे गर्मी से बेहाल है। इनकी जीभ बाहर निकली है और ये तेज सांस ले रहे हैं। हाँ देवरानी जी, हम इंसानों ने तो अपने लिए जुगाड़ कर लिया, पर इन बेजुबानों का क्या? हमें इनके लिए भी कुछ करना होगा, वही जुगाड़ जो हमने घर के लिए लगाया था। नहीं देवरानी जी, वो जुगाड़ यहाँ काम नहीं करेगा। इनके लिए मेरे पास एक अलग प्लान है। वो सूखी घास जो लोग जला रहे हैं, हम उसे बटोर कर लाएंगे। घास का क्या करेंगे? हम उससे एक ठंडी छत बनाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार खेत जाता है। मीना और सुनीता वहां से सूखी घास और लकड़ियां इकट्ठा करती हैं, जो गौशाला में लाकर रख देती हैं। फिर वो गड्ढा खोदना शुरू करती हैं। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता है, मिट्टी ठंडी महसूस होने लगती है। ये देखकर सुनीता मीना से कहती है, जेठानी जी कुछ समझी? हाँ देवरानी जी, हम इसी ठंडी मिट्टी का उपयोग करेंगे। तभी पड़ोसी वहां से गुजरते हैं और उन्हें मिट्टी में काम करते हुए देख हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ बहुओं, अब क्या कीचड़ से नहाने का इरादा है? चाचा जी, इससे हमारी प्यासी गाय को ठंडक मिलेगी। हम गाय से दूध लेते हैं तो हमें उन्हें भी तो कुछ देना चाहिए। पड़ोसी मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी गड्ढों में घास को चारों तरफ फैलाकर चार दीवारी बना देती हैं और मिट्टी से ढक देती हैं और उन पर पानी सींच देती हैं। आसपास पौधे भी लगा देती हैं। फिर सुनीता कहती है, अब यहाँ हमारी गाय को बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। अगले दिन सुबह जब मीना गौशाला में पानी देने जाती है तो देखती है कि गाय आराम से बैठी जुगाली कर रही है। मीना गाय को सहलाते हुए कहती है, देखा जेठानी जी, इन्हें हमारे जुगाड़ से कितनी राहत मिली है। हाँ, अब बस एक ही कमी रह गई है, हमारे ससुराल को ठंडा करने में। वो क्या? नींबू पानी की। काश उस नींबू के पेड़ में फल लगे होते। पता नहीं जेठानी जी, मैं तो रोज उसे पानी देती हूँ, पर विमला चाची कहती है वो कभी फल नहीं देगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती देवरानी जी, देखना एक दिन वो जरूर फल देगा। बहुओं, तुम दोनों के आने से पहले हमारी गर्मियाँ इतनी अच्छी कभी नहीं बीती थी। हाँ, अब तो लग रहा है कि पूरा घर ही ठंडा हो गया है। पापा जी, अभी तो हमें वो बड़ा वाला जुगाड़ भी पूरा करना है। कौन सा जेठानी जी? वही बड़े मटके वाला देसी फ्रिज, जिसमें हम हफ्ते भर की सब्जियां रख सके। हाँ, कल ही हम बड़ा मटका लाएंगे और उसे जमीन में गाड़ देंगे। भाई बहू, अगर ऐसा हो सकता है तो इस काम में हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। गांव की गर्मी अब अपने चरम पर है, लेकिन रामप्रसाद के घर का नजारा बदला हुआ है। मीना और सुनीता की मेहनत रंग ला रही है। उनके बनाए गए देसी फ्रिज और गौशाला की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी है। आज सुबह से ही मीना अपनी जेठानी को आवाज देते हुए कहती है, जेठानी जी जल्दी आइए, मटके वाले भैया बड़ा मटका लेकर आ गए हैं। आ गई देवरानी जी, चलो आज इस बड़े मटके को भी जमीन में स्थापित कर देते हैं। अब वो दोनों मटके वाले से एक बहुत बड़ा और मोटा मिट्टी का घड़ा ले लेती हैं। कमला वहां आती है और घड़े का आकार देखकर कहती है, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें क्या पूरे गांव का पानी भरेगी बहू? नहीं माँ जी, ये पानी भरने के लिए नहीं है, ये तो हमारा कोल्ड स्टोरेज बनेगा। इसमें हम दूध, दही और हरी सब्जियां रखेंगे जो अब तक खराब हो जाया करती थी। हाँ माँ जी, अब हमें सुबह की दाल शाम को फेंकनी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर मीना और सुनीता रसोई में जाकर एक छायादार जगह चुनती हैं और वहां एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू करती हैं। मीना गड्ढा खोदते हुए कहती है, जेठानी जी याद रखिएगा, गड्ढा कम से कम 4 फीट गहरा होना चाहिए। जितनी गहराई उतनी ठंडक। ठीक है, तुम मिट्टी हटाओ, मैं पानी का छिड़काव करती हूँ। तभी रामप्रसाद, अजय और विजय खेत से वापस आते हैं। वे सभी बहुओं को पसीने में तरबतर होकर गड्ढा खोदते हुए देखकर कहते हैं, अरे लाओ बहू लाओ, ये भारी काम हम कर दें, तुम दोनों जाकर ठंडा पानी पियो। हाँ मीना, तुम बस बताओ कि कितना गड्ढा खोदना है, हम अभी कर देते हैं। शुक्रिया विजय, बस इसे 4 फीट गहरा कर दीजिए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद गड्ढा तैयार हो जाता है। मीना उसमें पहले बालू रेत बिछाती है, फिर मटका रखती है और मटके के चारों तरफ फिर से रेत भरकर उसे पानी से गीला कर देती है। फिर कहती है, बस अब इसके ऊपर ये बोरी वाला ढक्कन लगा देते हैं। वाह, ये तो एकदम ठंडा हो गया है अभी से। अगले दिन शाम को जब सब खाना खाने बैठते हैं तो मीना उस मटके से सुबह की बची हुई दही और ठंडा पानी निकालकर सभी को परोसती है। रामप्रसाद दही खाकर कहता है, अरे ये तो एकदम ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी फ्रिज से आई हो।
और दही तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं हुआ। वाह, सच में हमारे घर में तो अब किसी बिजली वाले फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर में सभी बरामदे में बैठे होते हैं। तभी विमला उनके घर आती है और कहती है, अरे राम प्रसाद भाई, क्या थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? क्या हुआ विमला, तुम्हारे पास तो फ्रिज था ना। अरे क्या बताऊं, सुबह से लाइट नहीं है, फ्रिज का पानी गर्म हो गया, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। आइए चाची, बैठिए। देखा चाची, मशीनें धोखा दे सकती है पर देसी जुगाड़ कभी साथ नहीं छोड़ता। मीना अपने मटके से एकदम बर्फीला पानी निकालकर विमला को देती है। विमला पानी पीकर हैरान रह जाती है। बाप रे, ये तो फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है। तुम लोग सच में जादूगरनी हो। जादू नहीं चाची, ये मेहनत और मिट्टी का कमाल है। विमला पानी लेकर चली जाती है। घर के सभी लोग बहुओं की तारीफ के पुल बांध रहे होते हैं। अगले दिन सुबह मीना हमेशा की तरह नींबू के पेड़ के पास जाती है। वो बाल्टी भर पानी उसकी जड़ों में डालती है। अचानक उसकी नजर एक टहनी पर पड़ती है जहां सफेद रंग के छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। वो अपनी जेठानी को आवाज देते हुए कहती है, जेठानी जी जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ। सुनीता दौड़कर बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, क्या कोई सांप बिच्छू देख लिया? नहीं नहीं, इधर देखिए, हमारे नींबू के पेड़ पर फूल आ गए हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। तभी विमला दीवार के पीछे से झांक कर कहती है, फूल आने से क्या होता है, जरूरी थोड़ा ही है कि फल भी लगे, अक्सर फूल गिर जाते हैं। चाची, जब फूल आ सकते हैं तो फल भी आएंगे, बस थोड़ा और सब्र कीजिए। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। गांव में एक दिन अचानक बहुत तेज लू चलने लगती है। दोपहर का वक्त है। मीना नींबू के पेड़ के पास जाती है और देखती है कि अब वो फूल छोटे छोटे हरे नींबू बन चुके हैं। वो सुनीता से कहती है, जेठानी जी देखिए, फल आ गए, अब हम सबको नींबू पानी पिलाएंगे। क्या बात है, आज तो पूरे परिवार को दावत देंगे। शाम को सूरज ढलते ही मौसम थोड़ा खुशनुमा होता है। मीना ताजा नींबू तोड़कर लाती है और ठंडे पानी में शक्कर और काला नमक घोलकर बेहतरीन नींबू पानी बनाती है और आंगन में बैठे सभी लोगों को लाकर देती है। नींबू पानी पीकर कमला कहती है, वाह बहू, इस चिलचिलाती गर्मी में ये अमृत जैसा लग रहा है। भाई आज मुझे अपनी बहुओं पर गर्व है। इन्होंने न केवल पैसे बचाए बल्कि हमें प्रकृति के करीब रहना सिखाया और हमारे बेजुबान जानवरों को भी इस गर्मी से बचा लिया। हाँ, आज से हमारा घर सिर्फ घर नहीं, जुगाड़ू ठंडा ससुराल है। तभी पड़ोसन शांति वहां आ जाती है और कहती है, अरे यहाँ तो पार्टी चल रही है, मुझे भी पिलाओ भाई ये जादुई शरबत। आइए शांति चाची, सबके लिए है। सब लोग साथ बैठकर नींबू पानी पीते हैं। हंसी मजाक का दौर चलता है। मीना और सुनीता एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हैं। शुक्रिया देवरानी जी, अगर आप ना होती तो ये गर्मी काटना मुश्किल था, और अगर आपका साथ ना होता जेठानी जी तो मेरा कोई भी जुगाड़ पूरा नहीं होता।